नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कल निदर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको निदर्शन की परिभाषाओं से परिचय करवाया था और मैं सोचता हूँ शायद आपके समझ में भी आई होगी कि निदर्शन को किस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे निदर्शन के उद्देश्य कि क्या निदर्शन के उद्देश्य हो सकते हैं। इसी संबंध में सारांश के रूप में बात करते हैं तो कुछ उद्देश्य हमें निम्न प्रकार से स्पष्ट होते हैं। पहला, जब समग्र जन अधिक विस्तृत और विशाल क्षेत्र में फैला हो तब ऐसी स्थिति में समग्र जन का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है और निदर्शन से जानकारी प्राप्त की जाती, क्योंकि जब बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता है तो निश्चित रूप से हम उसकी समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता की या रिसर्च संस्थाओं की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। उनके पास फंड्स, मेन पावर्स इत्यादि इत्यादि कई सारी चीज़ों का अंतर होता है। ऐसी स्थिति में वो समग्र जन का अध्ययन न करके उसमें से कुछ इकाइयों का चुनाव करके अध्ययन करने का प्रयास करता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, समग्र जन की तुलना में यदि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जाए तो ये उच्चतम शुद्धता वाले आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा, निदर्शन के अध्ययन से वैध और तुलनात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात कई बार समग्र के अध्ययन से आधार सामग्री के संकलन में लगने वाला लंबा समय विलंब हो जाने के कारण सामग्री को व्यय अप्रचलित। फोर्थ, निदर्शन के आंकड़ों का संकलन करना अध्ययनकर्ता के लिए अधिक आसान होता है। नेक्स्ट, व्यय की दृष्टि से भी यह कम खर्चीला है, क्योंकि इसमें अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है। अनेक अनुसंधान जो कि गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण से संबंधित होते हैं में भी निदर्शन सहायक होता है। निदर्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समष्टि समग्र के बारे में अनुमान लगाना भी है। यह अनुमान आगमित या निगमित हो सकते हैं। आगमन में एक व्यक्ति से सामान्यीकरण या सामान्य सिद्धांत बनाया जाता है। निदर्शन के आधार बेसिस ऑफ सैंपलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो निदर्शन के पीछे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा समग्र के विषय में ज्ञान प्राप्त करना तथा निदर्शन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू करना है। जैसा कि उल्लेखित किया जा चुका है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि निदर्शन का अध्ययन सदैव समग्र का सही चित्र ही प्रस्तुत करेगा। कई बार ये थोड़ा सा विपरीत भी कार्य हो जाता है। साथ ही निदर्शन पद्धति कुछ विशिष्ट दशाओं में ही प्रयोग में ली जा सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक अध्ययन में निदर्शन न तो संभव है और न ही व्यावहारिक भी। निदर्शन चुनाव की तीन प्रमुख आधार हैं जिसके आधार पर अपन निदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि निदर्शन किन परिस्थितियों में हम लोग उपयोग लाते हैं या उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इकाइयों की सजातीय, जो हमारा समग्र है, जो हमारा स्टडी एरिया है, उसमें जो इकाइयां हैं, अर्थात जो भी हम लोग जिन इकाइयों का चयन कर रहे हैं, फैमिली है या और कोई समूह है, तो वो सभी की सभी एक स्वरूप में हो, एक प्रकार की हो, एक व्यवसाय हो इत्यादि, तो उनकी एक सजातीयता वाली होनी चाहिए। जैसे कि समग्र में शामिल इकाइयों के अधिकांश गुणों लक्षणों में व्यापक समानता होनी चाहिए। दूसरा, प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन। समग्र में शामिल इकाइयों को निदर्शन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना संभव है। यदि संपूर्ण इकाइयों के अधिकांश गुणों का प्रतिनिधित्व दिया जाना संभव नहीं है तो निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमें सबसे पहले उस क्षेत्र को कुछ खंडों में भी विभाजित करना पड़ सकता है। तो उन खंडों में से फिर हम उन इकाइयों को चयन कर सकते हैं यदि भिन्नता थोड़ी बहुत भी है। तो लगभग
ऐसा हमें मानना चाहिएगा कि प्रत्येक होल समग्र में से जो इकाइयाँ चुनेंगे वो सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व करें। तीसरी जो बात करते हैं उचित परिशुद्धता। समग्र की प्रकृति में विभिन्नता होने पर उपयुक्त निदर्शन प्रविधि द्वारा प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन निकाला जाना संभव है। हमें कई सारे भागों में उनको विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि उन्हें जहाँ जहाँ हमें विभिन्नता लगे उसके अनुसार हमें उसको करके हम लोग उसका निदर्शन में सम्मिलित करने का प्रयास कर सकते हैं। निदर्शन की कुछ मूल अवधारणाएं हैं, जैसे समष्टि या समग्र। अब समष्टि या समग्र हम किसे कहते हैं? वह समस्त इकाइयाँ, मामलों का योग, चिन्हित इकाइयाँ व्यक्ति, संस्था अथवा घटना के रूप में हो सकती है। समष्टि या समग्र, अर्थात जो अपन कर रहे हैं उसको समष्टि या समग्र कहते हैं। निदर्शन यह समग्र का अंश होता है और निदर्शन के घटक समग्र का वह तत्व, व्यक्ति, परिवार, समूह, संगठन, घटना जिसके विषय में जानकारी एकत्रित की जानी है, निदर्शन का घटक कहलाती है। निदर्शन इकाइयाँ, यह आवश्यक नहीं है कि निदर्शन की इकाई एक व्यक्ति हो, अपितु ये घटना एक शहर, एक गांव या एक राष्ट्र भी हो सकते हैं। इसी तरीके से निदर्शन का ढांचा, यह ढांचा समस्त इकाइयों घटकों की पूर्ण सूची होती है जिसमें निदर्शन चुना जाता है, अर्थात अध्ययन क्षेत्र होता है। लक्षित समग्र, लक्षित समग्र से अभिप्राय उन आधारों से है जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन से मामले समग्र में शामिल है और कौन से नहीं। लक्षित समग्र को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली दो विशेषताएं हैं, भौगोलिक सीमा व स्पष्ट समय सीमा। नेक्स्ट आती है निदर्शक विशेषज्ञ ट्रेड। निदर्शन विशेषक वे चर है जिनके आधार पर समष्टि में से निदर्शन लिया जाता है। ये चर गुणात्मक, लाक्षणिक या मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे लिंग, आयु, गांव इत्यादि। और निदर्शन अंश, वह निदर्शन अंश में शामिल किया जाने वाला वह समग्र का एक अंश या अनुपात है जिसमें निदर्शन अंश को दर्शाया जाने का तकनीकी सूत्र n स्मॉल n अपॉन कैपिटल n है, यानी n अंश है तथा n बट जो कैपिटल N है वो समग्र का द्योतक है। नेक्स्ट है निदर्शन का अनुमान। निदर्शन के आधार पर जो परिणाम ज्ञात होता है उसके आधार पर समग्र के बारे में प्राप्त औसत ज्ञान निदर्शन का अनुमान कहलाता है। पक्षपाती निदर्शन, जब निदर्शन का चुनाव इस प्रकार से किया जाए कि इसमें कुछ तत्वों के प्रतिनिधित्व की संभावना अन्य तत्वों से अधिक हो, तब उसे पक्षपाती निदर्शन कहा जाता है। अर्थात समग्र के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो और किसी दूसरे वर्ग अथवा वर्गों का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह पक्षपातपूर्ण निदर्शन कहलाएगा, है ना। पैरामीटर्स, समग्र की विशेषताओं को पैरामीटर कहा जाता है। सैंडर्स और पिने 1983 से 1999 के अनुसार पैरामीटर एक समग्र के लिए चर का संक्षिप्त वर्णन है। नेक्स्ट निदर्शन त्रुटि, समग्र मूल्य और निदर्शन मूल्य में अंतर को निदर्शन त्रुटि कहा जाता है। निदर्शन का आकार जितना अधिक छोटा होता है, निदर्शन की त्रुटि का आकार उतना ही बड़ा होता है। अतः निदर्शन बड़ा होने पर यह त्रुटि कम हो जाती है। यह त्रुटि निदर्शन की प्रतिनिधित्वता पर निर्भर करती है। किसी भी शोध कार्य में निदर्शन त्रुटि जितनी कम होगी, निदर्शन परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। ये जो बात मैं आपको कर रहा था, इसके पीछे यही है कि ये जो शब्दावली या अवधारणाएं जो मैंने अभी आपको बताई 12 निदर्शन, ये आपको जगह जगह निदर्शन के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती है और इन्हें आपको समझ आना चाहिए कि क्या समष्टि या समग्र है, निदर्शन क्या है, निदर्शन क्या है, निदर्शन के घटक किसे कहते हैं, निदर्शन की इकाई क्या है, निदर्शन का ढांचा क्या है, लक्षित समग्र क्या है और निदर्शन के विशेषक क्या है, निदर्शन का अंश किसे कहते हैं, निदर्शन अनुमान किसे कहते हैं, पक्षपाती निदर्शन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, निदर्शन की त्रुटि क्या होती है, इत्यादि इत्यादि, ताकि इसके बाद जब अनुसंधान में इन शब्दों का प्रयोग करें तो आप कंफ्यूजन न हो। अब हमारी आती है निदर्शन विधि की प्रक्रिया और विभिन्न चरण। जब शोध कार्य बड़े पैमाने पर किया जाए और अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो, साथ ही समय, धन और कार्यकर्ताओं की कमी हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन विधि उपयोगी होती है। सॉरी। यदि निदर्शन का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाए तो श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। इकाइयों की संख्या सीमित होने पर
निदर्शन विधि में गहन अध्ययन भी संभव है। किसी सामाजिक अनुसंधान में जब इकाइयाँ भौगोलिक रूप से बहुत दूर दूर तक फैली होती है, ऐसी स्थिति में निदर्शन आंकड़ों के संकलन तथा सर्वेक्षण के आयोजन एवं संगठन को न केवल एक सरल बनाता है, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को सही रूप में चित्रण प्रस्तुत करते हुए परिशुद्ध परिणाम भी प्रदान करता है। अर्थात निदर्शन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारा शोध का जो पैमाना है उसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो इसका अध्ययन क्षेत्र सबसे पहला तो काफ़ी विस्तृत हो, है ना, काफ़ी विशाल क्षेत्र हो, तथा इसके अंतर्गत समय और धन और तीसरी आदि कार्यकर्ता की कमी हो, क्योंकि डेटा कलेक्शन के लिए समय भी चाहिए और पैसा भी लगेगा। और तीसरा, जो डेटा कलेक्शन करने वाले हमारे इन्विजिलेटर है, जो प्रगणक है या सगणक है, वो जो होंगे उनकी भी कमी रहती, क्योंकि जितने अधिक लोग होंगे उतना अधिक पैसा खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि निदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। और इस निदर्शन विधि का प्रयोग जब करते हैं तो सबसे पहले हमें जो निदर्शन की जो इकाइयाँ हैं उनको चुनाव करते वक्त हमें बहुत अधिक सावधानी पूर्वक हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हमें किन किन इकाइयों को किस मेथड के साथ चयन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और उसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, विभिन्न सारी भ्रांतियाँ हैं। और हमारे यहाँ तो जो भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में प्रति 12 कोस पर पानी बदल जाता है, बोलियाँ बदल जाती है, और हमारे रिचुअल्स जो हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो उसमें बदलाव आ जाता है। और ऐसी स्थिति में जब हमें रिसर्च करनी होती है तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारी कोई इकाई छूटे नहीं और हम उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उस सारे निदर्शन इकाइयों को हम लोग सम्मिलित करने का प्रयास करें। तथापि समय, धन और श्रम और गहन अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी होते हुए भी निदर्शन विधि में कुछ दोष दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से कई बार जब अनुसंधानकर्ता निदर्शन इकाइयों का चयन करता है तो महत्वपूर्ण यूनिट्स छूट सकती है। निदर्शन के चयन में सबसे बड़ी आवश्यकता विशेष ज्ञान की है। पूर्ण ज्ञान के अभाव में विभिन्न चरों, वेरिएबल्स, घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव कर लिया जाए तो अध्ययन के निष्कर्ष भ्रांतिपूर्ण हो सकते हैं। अतः जहां इकाइयों में सजातीयता न हो, उनमें परिवर्तनशीलता हो, संख्या घटती बढ़ती हो, उनमें परस्पर कोई स्थायी संबंध न हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन पद्धति उपयोगी नहीं है। निदर्शन की सफलता के लिए निदर्शन का चुनाव भलीभांति और सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस संबंध में पीवी यंग के अनुसार त्रुटिपूर्ण बड़े निदर्शन की तुलना में सावधानी पूर्वक चुना गया छोटा निदर्शन विश्वसनीय होता है। निदर्शन की श्रेष्ठता उसका समग्र के उपयुक्त रूप में प्रतिनिधि होने के साथ साथ उसके पर्याप्त आकार और निष्पक्षता पर निर्भर करती है। अतः निदर्शन चयन की आवश्यक शर्त है कि उसमें अध्ययनकर्ता की अभिनीति नहीं होनी चाहिए, अपितु शोधकर्ताओं के अनुभवों एवं तार्किक ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। निदर्शन का चुनाव एक तकनीकी प्रक्रिया है, अतः इसका चुनाव करने वाले व्यक्ति को चुनाव की पूरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निदर्शन चुनाव की प्रक्रिया का पहला चरण समूह का उचित निर्धारण है, अर्थात भौगोलिक, सामुदायिक, घटनात्मक या गुणात्मक आधार पर निश्चितता या अनिश्चित भागों में बांटी जानी चाहिए। दूसरे चरण में शोधकर्ता निदर्शन हेतु इकाइयों को निश्चित किया जाता है। यह इकाई शक्ति, परिवार, व्यवसाय, निवास क्षेत्र आदि हो सकती है। इकाइयों का विषय के अनुरूप होना चाहिए। तीसरे चरण में समग्र जन की सूचियाँ तैयार की जाती हैं, जो कि कई बार तैयार मिल जाती हैं और कभी कभी अध्ययनकर्ता को तैयार करनी पड़ती है। सूची के स्रोत में जनगणना रिपोर्ट, करदाता, विद्यार्थी, अध्यापक, सूचियाँ इत्यादि हैं। एक श्रेष्ठ सूची का पूर्ण नवीन, वेद और विषयानुरूप होना आवश्यक है। चौथे चरण में शोधकर्ता निदर्शन का आकार तय करता है। निदर्शन के रूप में होता है। यह निदर्शन का आकार बड़ा हो तो उसे निदर्शन निकाले जाते हैं। निदर्शन के आकार का छोटा या बड़ा होना समग्र इकाइयों की संख्या, प्रकृति
एवं विशेषता पर निर्भर करता है। निदर्शन का अंतिम चरण समग्र जन्म से अध्ययन समस्या, समग्र की प्रकृति, साधन तथा कार्यकर्ताओं की संख्या के अनुरूप इकाइयों का चुनाव करना होता है। इस प्रकार हम लोग सावधानी से निदर्शन का चुनाव करने की हमारी एक प्रक्रिया होती है और उसी के बाद कल अपन इसी को आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम लोग निदर्शन के प्रकार होते हैं उनको अपन देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।